सैफरन का सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो सब लोग मिस कर रहे हैं, वो उसका सैफरन नहीं है, अच्छा, वो है उसका मल्टीप्लिकेशन। धूप की रोशनी एक तरफ इन ग्रो लाइट से मिल गई। टेम्परेचर को कम करने के लिए हमने चिल्लर्स लगा दिए, पर मिट्टी के बिना कोई पौधा कैसे उगेगा? इसमें बिल्कुल सॉइल की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि इस बल्ब में ऑलरेडी इतना न्यूट्रिशन होता है। इस पूरे फार्म की आपकी रनिंग कॉस्ट क्या आ रही है? मैम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि इसमें फंगस लगी है कि नहीं लगी है? इसमें 3 तरीके के फंगस होते हैं। जो आपका बल्ब सॉफ्ट है, मुशी मुशी सा हो जाएगा तो वो बेकार हो गया। दूसरा जो होता है, इसमें व्हाइट कलर के पैचेस आने लगते हैं। मैं पिछले दिनों पेम्पोर गया हुआ था कश्मीर में, तो वहाँ पे एक बात मुझे सुनने में आई कि यार जो इंडोर फार्मिंग में केफर होता है उसमें क्रोफिन और पिक्रोक्रोफिन की मात्रा जो ओपन फील्ड में केफर होता है उसके मुकाबले कम होती है। क्या ये सही है? अगर आप अपनी जीभ भी दिखाएंगे सर तो ऑरेंजिश हो गई होगी, जैसे कि हम देख सकते हैं वो पीला पीला ऑरेंज हो चुका है। और जो क्रोसिन है वो कलर है, तो आपकी जुबान केसरी होनी चाहिए सही रीजंस की वजह से। तो हम धीरे धीरे इसको प्लग करते हैं। फ्लावर को हमने फ्लावर को प्लग कर लिया। अब हम इसमें जो इसकी जो पेटल्स होती है उसको अलग कर लेते हैं। येलो पार्ट को हमने अलग कर लिया और ये केसर को अलग कर लिया। और हर फ्लावर में खाली 3 स्टैंड्स ही निकलते हैं। रफली यार आपका 400 ग्राम केफर है, 3 लाख 20 हज़ार के आसपास आपने बेच लिया। तो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने के बाद अगर फिर हमें 3-3.25 लाख रुपए की इनकम होनी है, अगले साल वो बढ़ के हो सकता है 10-12 लाख हो जाए, और वो तो 4-5 साल तो हमें पैसा पूरा करने में ही लग जाएंगे। पूरा सेटअप जो है, बिजनेस जो है, प्रॉफिटेबिलिटी में कब आएगा? इंडोर सैफरन फार्मिंग में फेल होने के बड़े कारण क्या है? 3 से 4 चीजें होती हैं जो लोग गलतियां कर देते हैं। भाइयों, एक महिला द्वारा महिलाओं की टीम बना के एक बंद कमरे में सैफरन की खेती की जा रही है। मैं हूं आज नोएडा में और यहाँ पे आज बात करेंगे इंडोर सैफरन फार्मिंग के बारे में। दोस्तों, हम लोग 150 करोड़ हिंदुस्तानी पूरे साल में 100 टन के आसपास केसर का इस्तेमाल करते हैं, पर हमारे देश में केसर की प्रोडक्शन होती है सिर्फ 2.5 टन के आसपास। कश्मीर के पेम्पोर में बेसिकली केसर उगाया जाता है ओपन फील्ड में, और वहां पे इसकी प्रोडक्शन होती थी 2010 से पहले तकरीबन 8-10 टन के आसपास। और आज की डेट में वो घट के, कई कारण है उसके, क्लाइमेट की वजह से या और कई कारणों से, वो प्रोडक्शन सिर्फ 2.5 टन रह चुकी है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल डाटा है। तो केसर की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ऐसे इंडोर सैफरन फार्मिंग के सेटअप लग रहे हैं जहां पे कि फेम कश्मीर में जो पेम्पोर में केसर होता है उसको उगाया जा रहा है इंडोर सैफरन फार्मिंग के जरिए। आज की वीडियो में अगर आपने सैफरन फार्मिंग करनी है तो उसमें पूरा सेटअप आप कैसे करोगे, A to Z जानकारी मिलेगी। तो इस वीडियो में मैं आपको मिलाने वाला हूँ प्रेरिका जी से, जो कि इंडोर सैफरन फार्मिंग चला रहे हैं। तो उनसे आज जानते हैं हर एक चीज के बारे में डिटेल में। आप पहले तो अपने फार्म के बारे में और अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। मेरा नाम प्रेरिका सक्सेना है। मैं ग्रोटेक की फाउंडर हूँ। मैंने अपने करियर की शुरुआत एज एन आर्किटेक्ट करी थी। मैंने 10 साल MNC में जॉब किया है, कॉर्पोरेट सेक्टर में। मेरे मन में था कि मैं कुछ नया करूं। फिर मैंने धीरे धीरे रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया। रिसर्च करते करते मुझे सैफरन फार्मिंग के बारे में पता चला, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग लगा। कश्मीर में एक जगह है पेम्पोर, वहाँ पे केसर की खेती की जाती है। वहाँ के मैंने फार्मर से बात करी और नॉलेज गेन करी। वहाँ की नॉलेज और टेक्नोलॉजी जोड़ते हुए मैंने अपना फार्म का सेटअप डाला। आज ये ग्रोटेक नोएडा का फर्स्ट इंडोर सैफरन फार्म है और इंडिया का फर्स्ट फुली ऑटोमेटेड फार्म है। तो आपने सैफरन को ही क्यों चूज किया? ये सैफरन चूज करने का जो रीजन था, ये प्रेरिका ने ही मुझे बताया था। ठीक है। क्योंकि उन्होंने काफ़ी रिसर्च करी थी, क्योंकि मैं तो जॉब करता हूँ, पेशे से इंजीनियर हूँ, तो ये पूरा इन्हीं का ही इनिशिएटिव है। रिसर्च के दौरान उन्होंने मुझे बताया कि इंडिया में जो सैफरन है वो डिमांड जो सिर्फ है वो 100 टन की, बट हम प्रोड्यूस कितना कर पा रहे हैं? सिर्फ 2.5 टन। बिल्कुल। ज़्यादातर केसर कहाँ से आ रहा है? या तो ईरान से आ रहा है या अफगानिस्तान से। तो जब ये मुझे बता रही थी तो इन्होंने बोला कि यहाँ एक बहुत बड़ी वैल्यू अपॉर्चुनिटी। इनिशियली मुझे लगता था ये काफ़ी रिस्की है क्योंकि इनका कोई फार्मिंग बैकग्राउंड नहीं है, बट जब इन्होंने मुझे पूरा प्लान बताया तो मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंट हो गया कि ये नोएडा जैसी जगह में भी इंडोर सैफरन फार्मिंग की जा सकती है। आप थोड़ा सा अपने सेटअप के बारे में बताएंगे, आपने सेटअप कैसे शुरू किया और बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या थी? बेसिक सेटअप के लिए सबसे पहले तो इंसुलेटेड हमें एक रूम चाहिए होता है जी। वो रूम जो है पफ पैनल का रूम भी हो सकता है। कोई रूम होता है उसमें थर्माकोल से उसकी पैनलिंग वगैरह कर देते हैं। कंटेनर में भी करते हैं लोग। ना तो यहाँ पे मिट्टी है, ना पानी है, और ना ही धूप आ रही है, तो सैफरन ग्रो कैसे होगा? सैफरन फार्मिंग जो है वो एक क्लाइमेट इंजीनियरिंग है। हम कश्मीर का क्लाइमेट नोएडा के बंद कमरे में क्रिएट करते हैं। हम 4 पैरामीटर्स का ध्यान रखते हैं। टेम्परेचर के लिए हमने ये चिलर्स का यूज किया हुआ है। इसको ग्रो करने के लिए ग्रो लाइट का यूज किया है। वेंटिलेशन के लिए हमने एग्जॉस्ट फैन का यूज किया है और ह्यूमिडिटी के लिए हमने ह्यूमिडिफायर का यूज किया है।
ठीक है, धूप की रोशनी एक तरफ इन ग्रो लाइट से मिल गई इसको, टेम्परेचर को कम करने के लिए हमने चिल्लर्स लगा दिए, पर मिट्टी के बिना कोई पौधा कैसे उगेगा? इसमें बिल्कुल सॉइल की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इस बल्ब में ऑलरेडी इतना न्यूट्रिशन होता है। जब इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है तो फिर हम सॉइल प्रिपेयर करते हैं, कंपोजिशन बनाते हैं, उसके बाद उसको मिट्टी में डालते हैं और उस मिट्टी में जाके जो ये बल्ब होते हैं वो मल्टीप्लाई करते हैं। हम लोगों की कोशिश है कि वीडियो में छोटी से छोटी बातों के बारे में आपको जानकारी दें। जैसे यहाँ पे आपने चिल्लर लगा रखे हैं, CO2 है, ह्यूमिडिटी है, ग्रो लाइट्स है, तो इन सभी का लेवल कितना रखना होता है और लेवल को हम लोग चेक कैसे करेंगे? सैफरन फार्मिंग का ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, क्योंकि हमारे ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, जिसके बेसिस पे सैफरन की ईल्ड, सैफरन की क्वालिटी वेरी करती है। ठीक है, जैसे आपका टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, वेंटिलेशन है एंड लाइट्स है। तो हमने हर चीज़ को ऑटोमेट किया हुआ थ्रू सेंसर्स। ठीक है, हमने लाइट के लिए लक्स मीटर रखा हुआ है, जिसके थ्रू हम कंट्रोल करते हैं कि लाइट कितनी आ रही है। तो हमने देख रखा है कि जैसे हमारे सेटअप के लिए यहाँ पे 2 ग्रो लाइट की ज़रूरत है। ठीक है, तो एक हमारे पास एक ये लक्स का मीटर है कि ठीक है। अभी जैसे यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, तो ये अभी टोटल 3000 के आसपास का लक्स मीटर दिखा रहा है हमारा, जी, ठीक जो है, 110 से मल्टीप्लाइड है। ठीक ये है। 3000 जो अभी इस फेज में, जो हार्वेस्टिंग फेज में, इसको 3000 के आसपास का ही लक्स चाहिए ये होता है। ड्यूरेशन हम लोग, ये इसकी इंटेंसिटी हमने वन टाइम थ्रू 2 ग्रो लाइट फिक्स कर रखी है। ठीक है, टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है कि आप कितना टाइम ये ग्रो लाइट ऑन करके रखेंगे। तो जब अभी जैसे ये फ्लावरिंग टाइम है, तो फ्लावरिंग टाइम में इसको बहुत ज़्यादा लाइट की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, जब ये वेजिटेटिव फेज में आता है, मल्टीफिकेशन फेज में, तब इसको लाइट की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि तब उसका ग्रीन शूट्स बढ़ रहे होते हैं, जहाँ पे उसको क्लोरोफिल ज़्यादा चाहिए होता है ठीक है, साइंटिफिकली, राइट। उसी से ही हम वो ग्रो करते हैं। तो अब हम इसका ड्यूरेशन बढ़ा देते हैं। तो आप देखेंगे कि टॉप पे हमने टाइमर्स लगा रखे हैं, जहाँ पे टाइम सेट है कि ये सुबह 8 बजे फॉर एग्जांपल लाइट्स ऑन होंगी और 3 बजे बंद हो जाएंगी। ठीक तो है, ये इस हिसाब से हमने लाइट का ऑटोमेशन कर रखा है। ठीक है, साथ साथ हमने क्या कर रखा है, हमने सेंसर्स यूज किए हुए टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के लिए। ठीक ये है, जो सेंसर्स हैं, ये फुल्ली IoT डिवाइसेस है। तो ओके, इनका सारा का सारा डेटा ये वाईफाई से कनेक्टेड है, ठीक और ये है, वाईफाई के थ्रू डेटा सर्वर पे भेजते रहते हैं। और वहाँ पे हमारे पास एक मोबाइल ऐप है, जहाँ पे हमने पूरा ऑटोमेशन किया हुआ है ठीक कि है, अगर जैसे ये अभी टेम्परेचर 22 डिग्री है, तो ये उठा करके हमने सेट करा है कि टेम्परेचर 22 से ऊपर जाएगा तो एसी तुरंत ऑन कर देगा। ठीक है, जैसे ही टेम्परेचर मेरा 15 से के नीचे आएगा तो एसी को ऑफ कर देगा, चिलर को ऑफ कर देगा। ठीक है, इस टाइप का ऑटोमेशन हमने एसी के लिए किया हुआ है। सिमिलरली जैसे अभी इसका ह्यूमिडिटी दिखा रहा है 72%, तो हमने ह्यूमिडिटी के लिए ह्यूमिडिफायर को स्मार्ट स्विच के थ्रू ऑटोमेट किया हुआ है। ये सेंसर भी अपना डेटा भेजता है, और जैसे ही ह्यूमिडिटी एक लेवल से ज़्यादा होती है तो ह्यूमिडिफायर ऑफ हो जाता है, और जैसे ही एक लेवल से कम होती है तो ह्यूमिडिफायर ऑन हो जाता है। तो इससे सबसे ज़्यादा फायदा क्या मिलता है, आपका जो चिलर यूनिट है, आपका जो ह्यूमिडिफायर है, या आपकी ग्रो लाइट्स हैं, आपको परमानेंट ऑन करके नहीं रखनी है। ये मेरे एक्सपीरियंस में जब हमने देखा है, ये कुछ कुछ टाइम में चलता है, बंद होता रहता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी बहुत सेव होती है। क्योंकि वन टाइम सेटअप के बाद सैफरन में सबसे ज़्यादा कॉस्ट आती है उसको ऑपरेट करने की। ऑपरेशन कॉस्ट जो है आप थ्रू ऑटोमेशन कंट्रोल कर सकते हैं। टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का लेवल कितना रखना चाहिए? वो फेज टू फेज वेरी करता है, तो ठीक है। देर इज नो, आई मीन कोई एक फिक्स्ड नहीं है ऐसे कि आप 70% ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। कभी एक फेज होगा जहाँ पे आपको 70% भी चाहिए, एक फेज होगा जहाँ पे आपको 90% भी चाहिए होगी। ठीक है, टेम्परेचर भी सिमिलरली हम 2 डिग्री तक लेके जाते हैं, तभी चिलर यूनिट की जरूरत पड़ती है, नहीं तो हम एसी में कर चुके होते हैं ये काम। ठीक है, तो जब फ्लावरिंग टाइम है तो हम टेम्परेचर कम करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट फेजेस हैं, वो पैरामीटर्स हमें उन फेज के अकॉर्डिंगली ट्विक करना पड़ता है, सेट करना पड़ता है, और वो सारा का सारा काम हमने अपनी ऐप में किया हुआ है। और CO2 का लेवल कितना रखना है और कैसे देखेंगे? CO2 जनरली आपका जो स्टैंडर्ड रहता है कि नॉर्मल CO2 आपका 700-800 से के आसपास ही होना चाहिए, 700 से कम रहना चाहिए। ठीक है, तो CO2 अगर आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो आप CO2 कंट्रोलर होता है, एक एग्जॉस्ट होता है वेंट, वो ऑन हो जाता है और उससे CO2 नॉर्मल एयर अंदर आ जाती है, और उससे आपका CO2 का लेवल नॉर्मली मेंटेन हो जाता है। ठीक है, थोड़ा दिखाइए इसके लिए कौन सा सेंसर लगा रखा है ये आपने? सेंसर हमने CO2 के लिए लगा हुआ है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे काफ़ी टाइम से अभी खड़े हुए हैं, तो अभी इसका रीडिंग थोड़ी बढ़ी हुई है, और ऑटोमेटिकली ये वेंटिलेट हो जाएगा और इसका CO2 लेवल ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। रेडिका, जो आपने ये इंडोर सेटअप बनाया है, इसकी डायमेंशंस क्या है रूम की? हमने ये 600 स्क्वायर फीट की जगह ली है। 40 फीट ये चौड़ा है और 43 फीट ये लेंथ में है। और इसमें टोटल आपने कितने केजी बल्ब रखे थे? हमने जो है 1200 केजी बल्ब लगाए हैं। जो ये बल्ब होते हैं वो एवरी ईयर मल्टीप्लाई होते हैं, और जो हेल्दी बल्ब होते हैं वो डॉटर बल्ब प्रोड्यूस करती हैं। इसीलिए आपने एक तरफ ये रैक जो है खाली छोड़ रखी है हाँ। कि इसके जो डॉटर फीड्स आएंगे फिर बाद में हम लोग वहाँ पे फिल कर देंगे उनको। जी बिल्कुल। तो फिर दोस्तों एक ये भी फायदा होगा कि आपको शुरू में इन्वेस्टमेंट कम करनी पड़ेगी,
क्योंकि अगर शुरू में हमने पूरे रूम के हिसाब से बल्ब को परचेज करेंगे तो कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी, और नेक्स्ट ईयर जब वो रिप्रोड्यूस करेगा तो फिर उसको रखने की जगह नहीं मिलेगी आपको। मैम, इंडोर सैफरन फार्मिंग के लिए प्लांटेशन कब करनी चाहिए? प्लांटेशन का जो सही समय होता है वो जुलाई से अगस्त का होता है, तो आपके पास जो है अगस्त तक बल्ब आ जाने चाहिए। ठीक है। जब ये बल्ब आते हैं तो ये बहुत ज़्यादा हीटअप होते हैं क्योंकि वो ट्रांसपोर्टेशन से आते हैं। ठीक है। इसको जब हम ओपन करते हैं सबसे पहले हम इसमें साइज वाइज सॉर्टिंग कर लेते हैं। ठीक है। जो बड़े बल्ब होते हैं उनको हम अलग कर लेते हैं, छोटे बल्ब को अलग कर लेते हैं, और जो मीडियम साइज के जो बल्ब है उनको हम अलग कर लेते हैं। जिस बल्ब में फंगस होती है उस बल्ब को हम अलग कर लेते हैं। उसके बाद हम इस बल्ब को डी सिल्वरिंग का प्रोसेस करते हैं। ठीक है। डी सिल्वरिंग करने के बाद इसको हम नीम ऑयल का ट्रीटमेंट देते हैं। थोड़ा सा मुझे डी फिल्टरिंग सरल भाषा में बताएंगे क्या होता है? जैसे आपने अनियन देखा होगा, प्याज, जी, है जी। ना, उसमें एक लेयर होती है, तो वैसे ही इस बल्ब में भी एक लेयर होती है। ठीक उस है। लेयर को हम उतार देते हैं। उसको पूरा हम नहीं उतारते हैं, बस एक हल्की सी जो लेयर होती है बस उसी को उसको उतार के हम इसमें नीम ऑयल का ट्रीटमेंट देते हैं। अच्छा। हाँ जी, नीम ऑयल का ट्रीटमेंट देने के बाद उसको हम फैन में ड्राई करके ठीक है। फिर उसको ट्रे में रख के कोल्ड रूम में मूव करते हैं। प्रेरिका जी, कितने ग्राम का बल्ब हमें रखना चाहिए? सारे साइजेस के बल्ब कोल्ड रूम में प्लेस करने चाहिए, ठीक है। चाहे जो छोटा हो या बड़ा हो। जो हमारा जो 8 ग्राम से जो छोटे बल्ब होते हैं वो इस साल फ्लावर नहीं देते हैं, वो नेक्स्ट ईयर फ्लावर देते हैं, उनको हम प्रिपेयर करते हैं। ठीक है। और जो 8 ग्राम से ऊपर बल्ब होते हैं वही हमें फ्लावर्स देते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इसमें ये है कि जो फंगस वाले जो बल्ब होते हैं उसको हम हटा दें। ठीक है। उनको हमें कोल्ड रूम में लाना ही नहीं है। अगर हम उसको कोल्ड रूम में ले आए तो जो फंगस होता है वो इतनी तेजी से फैलता है तो उसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो वो जाता बाकी है। के बल्ब को भी खराब कर देगा। हाँ। मल्टीप्लाई के बारे में बताइए, मल्टीप्लिकेशन इसकी कैसे होती है? मल्टीप्लिकेशन जो है, जो मदर बल्ब होती है वो डॉटर बल्ब प्रोड्यूस करती है। इंडोर सैफरन फार्मिंग में हम मल्टीप्लाई इसको सॉइल में करते हैं। जब इसका फ्लावरिंग टाइम खत्म हो जाता है तब हम इसको मिट्टी में डालते हैं। जो हेल्दी बल्ब होता है उसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो 5 से 6 साल रहती है। नवंबर में हार्वेस्टिंग हो जाएगी, उसके बाद बल्ब को हम लोग मिट्टी में डाल देंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए। बिल्कुल। जब हमने अगस्त में बल्ब को रखना है ट्रे के अंदर, तो ट्रे में बल्ब रखते समय किन बातों का ध्यान रखना होता है? जब बल्ब की दूरी कितनी रखनी होती है? देखिए, बल्ब की जब हम अगस्त में आपके पास बल्ब आएगा, आपने ग्रेडिंग कर ली, डी सिल्वरिंग कर ली, ट्रीटमेंट दे दिया, ठीक है। तब हम जल्दी से जल्दी कोशिश होनी चाहिए कि उसको कोल्ड रूम में ले आओ। ठीक है। नहीं तो बाहर तो फंगस के चांसेस बढ़े रहते हैं। कोल्ड रूम में जब लाएंगे तो आप ट्रे में जब हम अलाइनमेंट करते हैं, प्लेसमेंट करते हैं, तो जो हेल्दी बल्ब्स हैं, जो बड़े बल्ब्स हैं, उनको 1-2 सेंटीमीटर दूरी पे, ताकि वो प्रॉपर लाइट में आ सके, उनको प्रॉपर लाइट एक्सपोजर मिल सके। ठीक है। साथ साथ एयर वेंटिलेशन प्रॉपर रहे ताकि उनको हवा लगे, प्लस उनको क्योंकि हवा से ही उन तक नमी पहुंचेगी। ठीक है। तो वो अगर बहुत ज़्यादा पास होंगे तो वो नमी वहाँ तक नहीं पहुँचेगी, इसलिए थोड़ा 1-2 सेंटीमीटर का गैप रखेंगे तो एकदम सही होता है। बट वो चीज़ हमारे लिए पॉसिबल नहीं है अगर बहुत ज़्यादा छोटे छोटे सीड्स भी आते हैं, या कुछ सीड्स होंगे जो 2-3 ग्राम 3-4 ग्राम तक होते हैं, तो वो हमने क्या किया 3-3 4-4 ग्राम वालों को भी रखा है, लेकिन बहुत 2-2 3-3 सेंटीमीटर का गैप नहीं रखा है, उनको पास रखा है। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि ये इतने दूर नहीं है, ये छोटे वाले हैं, और जो हमारे कुछ जैसे इधर भी बल्ब हैं ये इतने दूर नहीं रखे हमने। ठीक है। और जो हमारे बहुत ही छोटे बल्ब हैं, बिल्कुल दाने जैसे होते हैं, उनको तो हमने काफ़ी क्लोज में करके रखा हुआ है। वो नेक्स्ट ईयर हमारे काम नेक्स्ट ईयर काम आएंगे। वो जल्दी जल्दी मल्टीप्लिकेशन, अभी तो वो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बट वो अभी ग्रोथ फेज में रहेंगे। वो सॉइल से न्यूट्रिशन लेंगे और अपने आप को बड़ा करेंगे। तो जो आज के टाइम में 1 ग्राम का बल्ब है, वो हो सकता है कि जब हमारा मल्टीप्लिकेशन और डॉर्मेंसी का फेज पूरा हो जाता है तब वो 8 ग्राम 10 ग्राम की एज तक पहुंच जाएंगे और इस साल वो फ्री यील्ड देंगे। ठीक है। हार्वेस्टिंग के बाद मिट्टी में डालना जरूरी है, बिना मिट्टी के भी रख सकते हैं क्या? नहीं, हार्वेस्टिंग के बाद मिट्टी में डालना ज़रूरी है। ठीक है, उनकी ग्रोथ के लिए। उनकी ग्रोथ के लिए, क्योंकि जैसे हमने पहले भी बोला था, क्योंकि जब हम इसको हार्वेस्टिंग के लिए डाल रहे हैं तो ये न्यूट्रिशन मिट्टी से लेकर के आता है, तब हम इसको सिर्फ लाइट और नमी देते हैं, लेकिन वो सिर्फ 2 से 2.5 महीने का पीरियड है। उसके बाद का जो टाइम है वो मिट्टी में ही रहता है, तो वो न्यूट्रिशन जो उसको चाहिए, NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, ये सारी चीज़ें उसको मिट्टी में मिलती है, उसको नमी जो मिलती है वो मिट्टी से मिलती है। तो जब हम मिट्टी में डालते हैं तो हम इंश्योर करते हैं कि उसमें नमी का लेवल चेक करता रहें, उसका हम pH लेवल चेक करता रहें, ताकि क्योंकि मिट्टी में अगर आपने ज़्यादा पानी डाल दिया तो चांसेस है कि मिट्टी के अंदर भी उसमें फंगस। ठीक है। जब मिट्टी में डालना है, सेम ट्रे से हमें ये बल्ब बाहर निकालनी है, इसमें मिट्टी डालनी है और अंदर ये डाल देना है। अब ट्रे ये वुडन की बढ़िया रहती है या प्लास्टिक की? प्लास्टिक की ट्रेस तो मिट्टी का वेट नहीं ले पाएंगी,
ठीक है। ठीक है, तभी हमारा जो ज़्यादातर ट्रेज हैं वो वुडन की ट्रेज हैं। इस पे हम पन्नी लगाएंगे और पन्नी लगा के फूड ग्रेड पन्नी होती है, वो फूड ठीक है। ग्रेड पन्नी पे मट्टी भर करके उनमें हम ये बल्ब को प्लेस कर देंगे। जैसे आपकी ट्रे की हाइट मुझे लगभग 6 इंच लग रही है, जी पूरी मिट्टी भर देंगे 6 इंच तक? हाँ, ऑलमोस्ट ये 5 से 6 इंच ही इसमें मिट्टी भरी जाती है। बल्ब कितने इंच डीप करेंगे? बल्ब 2 इंच से 3 इंच के बीच में डीप कर दिया जाएगा। इस पूरे फार्म की आपकी रनिंग कॉस्ट क्या आ रही है? रनिंग कॉस्ट जो मोटा मोटा है वो इलेक्ट्रिसिटी बिल है हमारा, जो कि हमें 20 से 25,000 पर मंथ पड़ जाती है। इसमें 3 फेजेस होते हैं जब हैवी वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होती है। एक तो पहले प्लांटेशन टाइम पे, फिर हार्वेस्टिंग टाइम पे और मल्टीप्लिकेशन टाइम पे। अदरवाइज जो ओनर है वही पूरा कंट्रोल कर जी, सकता है क्योंकि बिल्कुल। फुली ऑटोमेटेड पे है। जी बिल्कुल। मैम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि इसमें फंगस लगी है कि नहीं लगी है? इसमें 3 तरीके के फंगस होते हैं। आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जो आपका बल्ब सॉफ्ट है, मुशी मुशी सा हो जाएगा, तो वो बेकार हो गया। ठीक है। और दूसरा जो होता है, इसमें वाइट कलर के पैचेस आने लगते हैं, तो वो वाइट फंगस होती है, तो उसको ठीक आप हटा दो। और जो बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगता है तो उसमें ब्लैक रॉट्स हो जाते हैं। मेजर यही पहचान होती है फंगस की। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें पैचेस थे, जब ये बल्ब आया था तो उसमें फंगस लगा हुआ था। इसको मैंने फंगस वाला पार्ट कट कर दिया, इसको फंगल ट्रीटमेंट दिया और इस बल्ब को बचा लिया। और देखिए इसमें अब स्प्राउट्स भी आ रहे हैं, तो ये नेक्स्ट ईयर फ्लावरिंग के लिए तैयार है। हार्वेस्टिंग किस महीने में करनी होती है? फूल कब आता है? हार्वेस्टिंग टाइम जो होता है वो मिड अक्टूबर से मिड नवंबर तक रहता है। ठीक है। अगर थोड़ा सा स्ट्रेच भी होता है तो एंड ऑफ नवंबर तक चला जाता है। उसके बाद हार्वेस्टिंग बहुत ही कम रहती है। जो हमारा जो बल्ब है वो थोड़ा लेट आया था, एंड ऑफ अगस्त तक, तो हमें थोड़ा टाइम लग गया उसको प्लेस करते करते। तो मेजर तो हमारा हार्वेस्टिंग हो चुकी है, बस अब कुछ बल्ब्स में थोड़े से फ्लावर्स आ रहे हैं। आप थोड़ा करके बताएंगे हार्वेस्टिंग कैसे होती है? को हम धीरे धीरे इसको प्लग करते हैं, फ्लावर को। हमने फ्लावर को प्लग कर लिया। अब हम इसमें जो इसकी जो पेटल्स होती है उसको अलग कर लेते हैं। येलो पार्ट को हमने अलग कर लिया और ये केसर को अलग कर लिया। और हर फ्लावर में खाली 3 स्टैंड्स ही निकलते हैं। ऐसा हो सकता है किसी में 4 निकले, किसी में 2 निकले? नहीं, बिल्कुल नहीं है। जैसे आप इसकी लेंथ आप देख रहे हो, जो 1.5 सेंटीमीटर से अगर ये ज़्यादा होता है तो ये एक्सपोर्ट क्वालिटी के लिए होता है। असली केसर की पहचान क्या होती है? हम लैब टेस्ट के थ्रू इसकी टेस्टिंग कराते हैं। अगर देसी तरीके से देखना हो, हमें मोटा मोटा जानना हो कि असली है कि नकली, फिर क्या करेंगे? कॉमन 3 चीज़ें होती हैं, टेस्ट, स्मेल एंड कलर। अगर आप इसको टेस्ट करके देखोगे तो इसमें थोड़ा कड़वा कड़वापन होगा। स्मेल की बात कर लें, इस केसर में एक अलग ही स्मेल होती है। कलर की बात करते हैं, इसको हम थोड़ा सा गर्म पानी करेंगे, उसमें डालेंगे, आप देखेंगे जो ओरिजिनल केसर होता है वो 10 से 15 मिनट में धीरे धीरे अपना ऑरेंज कलर छोड़ने लगता है। और जो अगर वो नकली केसर हुआ तो वो तुरंत ही अपना कलर छोड़ देगा। इससे पहले कि हम प्रोडक्शन पे आए कि कितना केसर निकला और कितना पैसा आप कमा पाए, उससे पहले मुझे जानना है कि ये पूरे सेटअप का खर्चा कितना आया है? तो ये पूरे सेटअप का खर्चा तकरीबन 50 से 55 लाख के आसपास है, क्योंकि हमारा सेटअप बड़ा है, 600 स्क्वायर फीट है। इसमें अगर मैं मोटा मोटा खर्चे की बातें करूँ तो जो ये रूम है, इंसुलेटेड रूम है पफ पैनल का, जिसमें आप देख रहे हैं चिलर्स लगे हुए हैं, 3 चिलर्स लगे हुए हैं। ठीक है। तो ये पफ पैनल प्लस चिलर्स मिला करके 14 से 15 लाख रुपए का खर्चा इसमें आता है। ठीक है। और दूसरा इसमें सबसे बड़ा खर्चा ऑब्वियसली तब जो बल्ब हम लेते हैं ठीक। उसका है। तो हमने जैसे 1200 केजी लिया था तो हमें तकरीबन 18 से 20 लाख रुपए उसमें भी लग गए थे हमारे। बल्कि बीज बहुत महंगा मिला है। बीज जो अब हर साल बढ़ता ही जा रहा है इसका रेट। तो जैसे हम गए थे तो वहाँ पे हमें तो 800 रुपये में भी मिल रहा था, और वहाँ पे 2000, 2500, 3500 रुपये केजी तक भी है। अच्छा। तो यहीं पे थोड़ी गलती हो जाती है ठीक है। बहुत किसानों से, कि वो लोग जाते हैं, वो 800 रुपये वाला केजी कभी बुक कर लेते हैं, और जब वो आता है तो उसमें बहुत मतलब उस बल्ब में बहुत मिट्टी होगी। ठीक क्योंकि है। ऐसा नहीं आता है कि बहुत साफ, ये तो बहुत साफ हमें ग्रेडिंग के बाद दिख रहा हुआ है। ठीक है। जो किसान देते हैं वो ज़मीन से निकाल करके देते हैं। ठीक है। ज़मीन से साथ निकाल करके देंगे तो उसके साथ बीज के साथ मिट्टी भी बहुत आएगी। ठीक है। तो 800 रुपये वाले में मैंने जैसे देखा है कि ऐसा नहीं कि हमारे में नहीं आई थी, बट उसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है और साथ साथ बहुत छोटे बल्ब होते हैं। अच्छा। अगर आपके बल्ब बहुत छोटे हैं तो वो उस साल यील्ड देंगे ही नहीं। जब तक आपका बल्ब 8 ग्राम से ऊपर होगा तभी चांसेस है कि वो यील्ड देगा। तो अदरवाइज अगर छोटे बल्ब होंगे तो बहुत लोग इसी वजह से भी फेल कर जाते हैं और कंप्लेन करते हैं कि फर्स्ट साल में मेरे को यील्ड ही नहीं आ रही है, मेरा तो कोई भी सैफरन नहीं हुआ। तो इसमें कहीं ना कहीं हमारा जो बल्ब आ रहा है उस पर डिपेंड बहुत करता है कि हमने किस ग्रेड का बल्ब लिया है। ठीक है। मोटा मोटा जो रूम हमारा बना पफ पैनल को चिल्लर आगे 15 लाख के, ये आगे 20 लाख का बीज पड़ गया, जी। तो ये 35 लाख हो गया। बाकी 15 लाख कहाँ लगा? तो बाकी 15 लाख हमने जैसे ये आप देख रहे रैक्स हैं, ठीक तो है। ये रैक्स का जो सेटअप है, वर्टिकल रैक्स का सेटअप है,
ये हमें पड़ गया तकरीबन 3.5 लाख रुपए के आसपास। ठीक है जी। प्लस ये जो ग्रो लाइट्स लगी हुई हैं, हर रैक में 5 सेल्स लगी हुई हैं, ठीक है। हर सेल्स में 2 ग्रो लाइट्स लगी हुई हैं, तो इनकी जो कॉस्ट है ये भी तकरीबन 3 से 3.5 लाख रुपए हमें पड़ गई है। ठीक है। प्लस अगर आप देखेंगे तो ये ट्रेज यूज़ करी है हमने, जो वुडन की भी ट्रे है, कुछ हमने प्लास्टिक ट्रे भी यूज़ करी है। ठीक तो है। हमने पहले वुडन ट्रेज ऑर्डर करी थी, तो जिसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा थी, फिर बाद में हमने कॉस्ट कम करने के लिए कुछ प्लास्टिक ट्रेज भी ऑर्डर करी, तो हमें ये टोटल ट्रेज का खर्चा भी हमारा तकरीबन 3 से 4 लाख के बीच में पड़ा, वो भी पड़ा। ठीक है। इसके अलावा हमने ह्यूमिडिफायर लगा रखा है, ठीक है, वो भी 50,000 के आसपास का खर्चा रहता है। प्लस जितने भी आप सेंसर्स देखेंगे तो ये सारे सेंसर भी आपको 20 से 25,000 रुपये का खर्चा आपको उसमें लगेगा। प्लस एडिशनली हमने थोड़ा इन्वेस्टमेंट, मैं खर्चा नहीं बोलूँगा, मैं उसको इन्वेस्टमेंट बोलूँगा, ठीक कि है। हमने सेंसर्स के साथ साथ हमने ऑटोमेशन किया हुआ है ठीक पूरा है। कंप्लीटली, जिसके थ्रू हम खर्चे कंट्रोल कर पाए, ठीक है। और या बोले कि रिकरिंग कॉस्ट हम अपनी कंट्रोल में कर पाए हैं, वो था थ्रू ऑटोमेशन। और ऑटोमेशन में भी हमारा 40 से 50,000 रुपये का खर्चा हुआ। ठीक है। अब मुझे भी काफ़ी आपसे ये जानना है कि आपको टोटल यहाँ पे 600 स्क्वायर फीट इंडोर सैफरन फार्म 50 लाख में पड़ा। फर्स्ट ईयर आपकी क्या प्रोडक्शन आई है और क्या इनकम आपको हुई है? किसी भी सैफरन फार्म में फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन सबसे कम होता है। ठीक उसका है। रीज़न भी मैं बताता हूँ, क्योंकि आप चाहे जितना भी ऑर्डर कर लें, अच्छे से अच्छा भी ग्रेडेड, हमने जैसे ग्रेडेड ऑर्डर किया था, तो भी आपका जो बल्ब आएंगे वो 70% आप मान के चलिए मीडियम और लोअर कैटेगरी में होंगे। तो जैसे हमारा भी आया था, तो 30% 35% बड़े बीज आए थे, अनदर 30% के आसपास हमारा मीडियम बीज थे, और अनदर 30% हमारे छोटे बीज थे, और 10% के आसपास फंगस की वजह से वो बीज खराब हो गए थे। ठीक है। और जब बीज हमारे आते हैं तो एक टेम्परेचर शॉक, और क्योंकि वो नई जगह आ रहे होते हैं, ठीक है। तो शॉक भी लगता है उनको नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने में। ठीक है। तो फर्स्ट ईयर की ईल्ड हर जगह ही थोड़ी कम रहती है, हमारी भी थोड़ी कम रही थी। इस साल की हमारी ईल्ड जो थी वो तकरीबन 400 ग्राम के आसपास थी। ठीक बट है। हम अगले साल ये 3 गुना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा ये तकरीबन 1.5 से 2 किलो तक केसर फॉर श्योर निकल जाएगा। 400 ग्राम आपका केसर कितने का बिका? 400 ग्राम हमने जो बेचा है 800 रुपये पर ग्राम बेचा है, और सिंस हमारा पहला स्टार्टअप था, ठीक तो है। हमने काफ़ी सारा प्रमोशनल भी हमने दिया हुआ है। ठीक तो है। फर्स्ट ईयर हमने बहुत ज़्यादा अर्निंग पे फोकस नहीं किया है, हमने थोड़ा फोकस किया है कि हम थोड़ा मार्केटिंग करके इसका थोड़ा ग्रोटेक का नाम भी बढ़ाएं। तो हमने अपने रिलेटिव्स फ्रेंड्स को भी दिया हुआ है, और प्लस हमने अपना सोसाइटी में जो जैसे रहते तो हमने वहाँ पे स्टॉल लगाए थे, तो ये वहाँ पे बहुत आराम से निकल गया। अब मुझे यहाँ पे ये जानना है, जैसे आपको 50 लाख रुपया लग गया, फर्स्ट ईयर आपका 400 ग्राम केसर आया, 3 लाख 20 हज़ार के आसपास आपने बेच लिया। ठीक तो है। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने के बाद अगर फिर हमें 3-3.25 लाख रुपए की इनकम होनी है, अगले साल वो बढ़ के हो सकता है 10-12 लाख हो जाए, और वो तो 4-5 साल तो हमें पैसा पूरा करने में ही लग जाएंगे। तो पूरा सेटअप जो है, बिजनेस जो है, प्रॉफिटेबिलिटी में कब आएगा? तो सैफरन फार्मिंग में सिर्फ अगर आप केसर के थ्रू इनकम का सोच रहे हैं तो वो इंटायरली सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। ठीक क्योंकि है। अगर मैं आपको बताऊं, ये जो बल्ब है इसमें केसर है, ठीक ठीक है, है। जो लाल कलर का ये केसर है। ठीक है। उसके अलावा इसका पर्पल पेटल्स हैं, ठीक जो है। कि जाता है आपका परफ्यूम्स वाली कंपनी या सोप बनाने वाली कंपनी, तो वो एज अ स्मेल के लिए, कलर के लिए इसको यूज़ करती है। और ये जो इसका येलो पार्ट है, ठीक ये है। जो जिसको स्टिग्मा बोलते हैं, ये भी फार्मास्यूटिकल में बहुत आराम से बिकता है। ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हैं जिनको आप बेच करके अपनी इनकम बढ़ा सकते हो। तो सिर्फ सैफरन नहीं होता, ये तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जैसे ये एक हेल्दी मदर बल्ब है। ठीक जो है। सैफरन का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो सब लोग मिस कर रहे हैं, वो उसका सैफरन नहीं है, वो अच्छा। है उसका मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। मल्टीप्लिकेशन से क्या होता है कि ये जो मदर बल्ब है, ये हर साल 3 से 4 बल्ब देगी। ठीक है। ठीक है, अगर मैं आपको ये दिखाऊं, इसमें देखिए कितने सारे छोटे छोटे वाइट शूट्स निकल रहे हैं। ठीक है। इससे चांसेस है कि इसमें और डॉटर बल्ब निकले। ठीक है। तो जितने मल्टीप्लिकेशन हर साल होगा, क्योंकि एक बल्ब की लाइफ साइकिल 4 से 5 साल है, ठीक है। हर साल वो 3 से 4 डॉटर बल्ब देने वाला है। ठीक तो है। जो मल्टीप्लिकेशन है, आपका फार्म आप मान के चलिए कि 2 गुना 3 गुना बढ़ रहा है हर साल। और हर साल। और इस साल का भी मैं बात करूं, 400 ग्राम जो निकला है वो 30% से निकला हुआ है। तो 70% अभी वो रेडी हो रहे हैं। वो ठीक है। इस साल जब मल्टीप्लिकेशन में जाएंगे और ग्रोथ लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, वो अगले साल मेरे को यील्ड देंगे। प्लस जो आज के हेल्दी बल्ब है वो मल्टीप्लाई होंगे। ठीक तो है। अगले साल मेरा डबल नहीं होगा, प्रोबब्ली 3 गुना से 4 गुना तक मेरे को सैफरन मिल सकता है चलाने के लिए, क्योंकि हर साल डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है। तो सब कुछ आप अपने फार्म को बढ़ाने के लिए कर सकते हो।
तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इसको बेच भी सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम दी अर्निंग पर्सपेक्टिव। मैं पिछले दिनों पिंपोर गया हुआ था कश्मीर में, तो वहाँ पे मैंने केफर की एक वीडियो शूट की थी ओपन फार्मिंग के ऊपर। तो वहाँ पे एक बात मुझे सुनने में आई कि यार जो इंडोर फार्मिंग में केफर होता है उसमें क्रोफिन और पिक्रोक्रोफिन की मात्रा जो ओपन फील्ड में केफर होता है उसके मुकाबले कम होती है। क्या ये सही है? तो मैं पहले आपको सबको बताना चाहूँगी कि क्रोसिन पिक्रोक्रोसिन है क्या। तो सैफरन जो होता है उसकी 3 मेजर क्वालिटीज़ होती हैं। एक ठीक होता है। है उसका कलर, जो लाल कलर होता है, दूसरा होता है उसके स्मेल, ठीक और है। तीसरा होता है उसका टेस्ट। ठीक है। ये जो क्रोसिन होता है वो उसके कलर को कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है। पाइक्रोक्रोसिन जो होता है वो उसके बिटरनेस या उसके कड़वेपन को प्रोड्यूस करता है। और उसके अंदर तीसरा कंटेंट होता है सैफ्रनॉल करके। ठीक है। सैफ्रनॉल जो होता है उससे उसका अरोमा डिसाइड होता है। तो ये तीनों जो कंपोनेंट होते हैं, इसी वजह से सैफरन की अपनी यूनिक स्मेल, टेस्ट और कलर होता है। ठीक है। और जो इंडोर सैफरन होता है, वो इंडोर सैफरन में क्या होता है, बिल्कुल सेफ एनवायरनमेंट होता है, कोई भी कंटेमिनेशन के कोई चांसेस नहीं होते हैं। तो जो क्वालिटी होती है वो एक्चुअली ये लैब टेस्टेड है। हमारा जितना भी सैफरन है वो लैब टेस्टेड है। ठीक है। इसकी क्वालिटी आउटडोर के इक्विवेलेंट है या उससे ऊपर ही है। जो आप बात कर रहे थे बिल्कुल सही है, ये कड़वा है। अगर आप अपनी जीभ भी दिखाएंगे सर तो वो ऑरेंजिश हो गई होगी, जैसे कि हम देख सकते हो वो पीला पीला ऑरेंज हो चुका है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका केसर हमेशा हल्का सा कड़वापन देगा, ठीक है। जो उसका पाइक्रोक्रोसिन की क्वालिटी होती है। और जो क्रोसिन है वो कलर है, तो ठीक आपकी है। जुबान केसरी होनी चाहिए सही रीजंस की वजह से। इंडोर फैब्रिक फार्मिंग में फेल होने के बड़े कारण क्या है? 3 से 4 चीज़ें होती हैं जो लोग गलतियाँ कर देते हैं। ठीक है। जैसे हमने इसमें हाई ह्यूमिडिटी दे दी, तो हाई ह्यूमिडिटी से क्या होता है, फंगस लग जाता है। ठीक है। और जो फंगस जो है वो बहुत तेज़ी से फैलता है। हमने बहुत ज़्यादा छोटे बल्ब मंगवा लिए, तो उस साल भी हमारी फ्लावरिंग कम होती है। ठीक है। अगर मैंने लेट से कूलिंग दी, उस टाइम भी हमारी जो फ्लावरिंग होती है वो मिस हो जाती है। अगर हमने वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं दिया, रैक्स की हाइट कम कर दी, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं हुआ, तब भी फ्लावरिंग नहीं होती है। ठीक है। और जैसे कि आप देख रहे हैं हमने ग्रो लाइट्स का यूज़ किया है। अगर ग्रो लाइट्स को नीचे कर दिया, ज़्यादा लाइटिंग होने लगी, ओवर लाइटिंग होने लगी, तब भी ये वेजिटेटिव ग्रोथ में चले जाते हैं, तो हमारी फ्लावरिंग मिस हो जाती है। आप इसकी मार्केटिंग कैसे कर रहे हो? इसको बेचना बहुत ही आसान है। इसकी डिमांड ही इतनी ज़्यादा है और सप्लाई कम है। जब से मैंने ये फार्म स्टार्ट किया, मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया, व्हाट्सएप पे पोस्ट किया, फेसबुक पे पोस्ट किया, लोगों को पता चला और उसके थ्रू हमें बहुत सारी कॉल आ रही है। हम उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास स्टॉक और डिमांड ही बहुत ज़्यादा डिमांड है। ज़्यादा है इसमें। जैसे प्रीतिका जी किसी ने सैफरन फार्मिंग शुरू करनी है तो आप उनकी क्या मदद कर सकते हैं? हम आपको ट्रेनिंग देंगे, छोटे से कमरे में कैसे हम इंडोर फार्मिंग कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ों का हमने यूज़ किया है, ठीक है। फंगस को कैसे कंट्रोल करना है, और पूरा एंड टू एंड सपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों अगर आपने भी इंडोर सैफरन फार्मिंग का बिजनेस शुरू करना है, इसका सेटअप लगाना है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर प्रीतिका जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार।